जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर किसी भी स्टेट में आप देख लें, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। दरअसल यही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम की तरह इंडिया में जाने जाते हैं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या फिर और भी ग्रुप ए या ग्रुप सी के रिक्रूटमेंट्स हो, वो सभी यही पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ए टू जेड सभी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लेकर उनके फंक्शनिंग से लेकर रिमूवल, अपॉइंटमेंट वगैरह, टेन्योर, इन सभी के बारे में आज के इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बीच फ़र्क क्या होता है। सिंपल सा डिफरेंस मैं बताऊं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो एजेंसीज या वो इंस्टीट्यूशंस जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, या फिर जो अपनी पावर्स एंड अथॉरिटी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेते हैं, या फिर ऐसे सिस्टम या फिर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि कंट्री के फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही मैंडेटरी माने जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चलाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 आप ले लें, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरिट के बेसिस पर जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट होता है उसी को तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो ऐसे कई सारी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें, इंपॉर्टेंट से अथॉरिटीज़, फंक्शनिंग्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को दिए जाते हैं। और बाकी जो किसी स्टैट्यूट द्वारा बनते हैं वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, और कई बार एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन को पास करके भी कोई एक इंपॉर्टेंट सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है, उसे एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप कह सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल, नीति आयोग। तो जहां तक बात हुई वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, हमें सेंटर और स्टेट दोनों जगह पर देखने को मिलते हैं। सेंटर में ये सभी सर्विसेज का रिक्रूटमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और स्टेट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होते हैं, ग्रुप 1, 2, 3 इस तरीके से, या फिर ग्रुप ए, बी, सी होते हैं अलग अलग स्टेट में, तो इनका रिक्रूटमेंट रिस्पेक्टिव स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। अब देखिए, आर्टिकल 312 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही वो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। रिमेंबर दैट, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो एक या उससे भी ज्यादा ऑल इंडिया सर्विस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी हमें देखनी पड़ेगी। ऑल इंडिया सर्विस की जब हम बात करते हैं तो भले ही सेंटर इसे इन्हें रिक्रूट क्यों ना करता हो, लेकिन ये जाकर स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। बेस्ट एग्जांपल, आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ले लें, इंडियन पुलिस सर्विस ले लें, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ले लें। यहाँ पर फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है देखने के लिए। तो यहाँ पर मुहिम ये चलाई जाती है कि रिक्वेस्ट ऑल इंडिया सर्विस बनाने की वो स्टेट्स से आनी चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट में भी एक अपर हैंड राज्यसभा को दिया गया है कि कोई भी अगर ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो तो उसकी मुहिम राज्यसभा से ही स्टार्ट होनी चाहिए, और अल्टीमेटली लोकसभा की मोहर उस पर लगनी चाहिए। सो यूनियन हो या फिर स्टेट लेवल पर, पब्लिक सर्विस कमीशंस बनाने का अधिकार आर्टिकल 312 पार्लियामेंट को ही देता है। अब क्या बात कि अगर दो स्टेट्स के लिए कंबाइंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना पड़े, तो वहां पर भी अथॉरिटीज पार्लियामेंट को ही दिए गए हैं कि वो किसी भी दो स्टेट्स को कंबाइन करके वहां पर एक सिंगल जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं इनके बारे में। पहले तो हम जानते हैं कि इनके आर्टिकल्स, रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स जहां से इनके फंक्शनिंग वगैरह के बारे में, कॉम्पोजिशन हो गया, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, पावर्स एंड फंक्शंस, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, खासकर आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक हमें पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में, खासकर यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के अपॉइंटमेंट्स हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, उनका पावर, रिमूवल एक्सेट्रा के बारे में देखने को मिलता है। अब इन डिटेल हम इन आर्टिकल्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल 315, द वेरी पावर फ्रॉम वेयर दीज पब्लिक सर्विस कमीशंस टेक देयर अथॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया दैट देयर शैल बी पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये आर्टिकल 315 ही है। तो यूपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी अथॉरिटी वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल 315 से ही लेता है। आर्टिकल 316 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेंबर ये सभी पार्ट 14 का ही हिस्सा है। आर्टिकल 316 क्या बताता है? अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा, ऑफिस के टर्म क्या होंगे मेंबर्स के, बोथ फॉर यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो उनके लिए भी सेम ही है। आर्टिकल 317 स्पीक्स अबाउट रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ बोथ द यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इम्पीच तो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रिमूव ही इस्तेमाल करेंगे। तो रिमूवल का क्या कुछ है, सस्पेंड भी अगर करना हो तो उन्हें कैसे किया जाएगा। अब देखिए, सस्पेंड और रिमूवल में बहुत फर्क है।
सस्पेंड का माना पूरी तरीके से रिमूव नहीं किए गए हैं, बस उन्हें कामकाज करने से रोका गया है, सस्पेंड किया गया है। वही रिमूवल पूरी तरीके से निकाल के फेंक देना। आर्टिकल 318 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। किसके हाथ में ये पावर्स एंड अथॉरिटी दिए गए हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर सेंटर हो तो प्रेसिडेंट के हाथ में दिए गए हैं, स्टेट हो तो गवर्नर के हाथ में दिए गए हैं। आर्टिकल 319 of the Indian Constitution, prohibition of holding the office by members of commission upon ceasing to be such members। क्या फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए वगैरह वो एलिजिबल है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 320 स्टेट्स द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या कुछ काम वो करेंगे। एंड आर्टिकल 322 एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, कहाँ पर चार्ज होंगे भाई। अगर यूपीएससी है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर चार्ज होंगे। और अल्टीमेटली आर्टिकल 323 रिपोर्ट्स के बारे में बात करता है कि पब्लिक सर्विस कमीशंस चाहे वो यूनियन हो या फिर स्टेट, किसे सौंपेंगे। वो प्रेसिडेंट को ही सौंपेंगे और प्रेसिडेंट फर्दर जाकर उन्हें पार्लियामेंट के आगे रखेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो उसके स्पेसिफिक रीजंस भी बताने पड़ेंगे। दिस इज वन सच इंपॉर्टेंट थिंग वाई दीज रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस आर कंसिडर्ड टू बी क्रूशियल, क्योंकि उन्हें रिजेक्ट करने का भी पर्पस देना पड़ेगा, उन्हें ना पेश करने का भी पर्पस हमें देना पड़ेगा, और एक्सेप्ट अगर करेंगे तो उसका भी पर्पस हमें बताना पड़ेगा। तो इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए वैसे तो प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस वक्त फेडरल कमीशन इसे कहा जाता था। ली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद अक्टूबर 1 1926 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और उसी तरीके से ये कंटिन्यू करता आया, और पोस्ट इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1950 को इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये बना इंडिया का वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसे कहा जाता है। तो मेंबर्स के अपॉइंटमेंट का क्या, देखिए चेयरमैन हो या अदर जितने भी मेंबर्स हैं यूपीएससी के, वो सभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ने अपॉइंट करते हैं। रिकमेंडेशन कैबिनेट इन्हें देता है, और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनकी करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इनका कितना है, अब देखिए इन्हें जो है वो दो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। 1 अप टू 6 ईयर्स, 6 साल का कार्यकाल कंटिन्यू करेंगे, या 65 ईयर्स, अगर वो 65 ईयर्स को टच कर रहे हैं पहले, या फिर 6 साल का कार्यकाल वो पहले कंप्लीट कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर, तो वहां पर इस चीज को कंसिडर किया जाएगा। सो इट इज 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। रीअपॉइंटमेंट के लिए क्या वो एलिजिबल हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता दूं, अगर यूपीएससी के मेंबर हैं तो ही इज री एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं तो वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं। वही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से उठा के उन्हें यूपीएससी का मेंबर भी बनाया जा सकता है, यूपीएससी का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर वो चेयरमैन बन के रिटायर हो जाएंगे, मेंबर बन के रिटायर हो जाएंगे, तो फर्दर कहीं पर भी वो एलिजिबल नहीं है री अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये क्लैरिटी हमें बहुत ही मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ही पावरफुल सी एक बॉडी है, बहुत ही उम्दा सी अथॉरिटी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की होती है। और अगर ये रेजिग्नेशन भी देना चाहते हैं, यूपीएससी के मेंबर हो या फिर चेयरमैन, वो बिल्कुल रिजाइन कर सकते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंप सकते हैं। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ही तो उन्हें अपॉइंट करते हैं, तो अपना रेजिग्नेशन भी वो दरअसल उन्हीं को सौंपेंगे। रिमूवल या सस्पेंशन मेंबर्स का किस तरीके से हो, यहाँ पर भी रिमूवल या सस्पेंशन जो है वो पार्लियामेंट को नहीं दिया गया है। जस्ट लाइक हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर रिमूव करना हो, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना हो, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रिमूव करना हो, तो हमें दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशंस पास करने पड़ते हैं। लेकिन यूपीएससी के केस में ऐसा नहीं है। यूपीएससी के केस में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी बिठाई जाती है, और अगर उस इंक्वायरी में ये पता चलता है कि हाँ पर्पस जो कुछ भी दिया गया है, अब मैं कंडीशंस भी बताऊंगा रिमूवल के, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हुए हैं तो नो डाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर पास करेंगे अपने ऑफिस द्वारा, और मेंबर हो या चेयरमैन यूपीएससी के उन्हें रिमूव करेंगे। यानी कि रेफरेंस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंक्वायरी की रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आनी चाहिए। क्या कुछ है कंडीशंस रिमूवल के लिए, अब देखिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए भी हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं दिए गए हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो कई बार होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के करीब जो सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर होते हैं, या फिर उनके आइडियोलॉजी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर मेंबर या चेयरमैन की तरह ज्यादातर अपॉइंट किया जाता है। लेकिन रिमूवल के लिए यहाँ पर चंद इंपॉर्टेंट से कंडीशंस, जैसा कि इफ ही इज एडजर्ड इनसॉल्वेंट, दिवाला उठाया हुआ अगर वो हो, ठीक है, और पेड एम्प्लॉयमेंट अगर ऑफिस के टाइम में बाहर उन्होंने अगर कुछ की हुई हो, वहां पर भी कंसिडर करेंगे। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ये लगता है कि भाई ये जो पर्सन है वो अनफिट है,
यानी कि कंटिन्यू करने के लिए ऑफिस अनफिट है, वो माइंड फ्रॉम द माइंड और द बॉडी इफ इज नॉट डीम्ड टू बी फिट, वहां पर भी रिमूव किया जा सकता है। सो दीज थ्री आर कंडीशंस ऑन विच द चेयरमैन और द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड। रेगुलेटिंग कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, नो डाउट यूपीएससी के केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही ये पावर्स दिए गए हैं, वही डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे कमीशन में और उनके सर्विस के कंडीशंस क्या क्या होंगे। प्रोविजंस भी बनाए जाते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स, स्टाफ वगैरह और उनके सर्विसेज से रिलेटेड भी कंडीशंस वगैरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर यहाँ पर रखा गया है कि देखो जो कुछ भी कंडीशन के बिना पर किसी मेंबर को अगर सर्विस में लिया जाता है, एक बार अगर उसका अपॉइंटमेंट हुआ तो अपॉइंटमेंट होने के बाद एट हिज डिसएडवांटेज उस सर्विस कंडीशंस को रिड्यूस नहीं किया जाएगा। यानी कि जब अपॉइंट कर रहे हैं तो उन्हें जो कुछ भी पावर्स, जो कुछ भी एमोलमेंट, जो कुछ भी ना कंडीशंस उन्हें दिए गए हैं, चढ़ने के बाद, अपॉइंट होने के बाद अगर वो घटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उन सभी का स्मूथ फंक्शनिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो उनका जो कुछ भी खर्चा है, चाहे वो सैलरीज हो, अलाउंसेस हो, मेंबर्स के पेंशन्स हो, कमीशन के स्टाफ के जो कुछ भी सैलरीज हो, पेंशन्स वगैरह, ये सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर ही चार्ज किए जाते हैं। रिपोर्ट्स का सबमिशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिक्रूटमेंट्स, अब देखो ऑल इंडिया सर्विसेज के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। एनडीए, सीडीएस जैसे इंपॉर्टेंट से एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करता है। नॉट जस्ट दिस, कई सारे एक्सपर्टाइज में जहां पर चाहिए ऐसे एग्जाम्स भी यूपीएससी कंडक्ट करता है और हर साल रिपोर्ट्स भी यहाँ पर सबमिट की जाती हैं। तो हर साल यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है, जो कुछ भी काम हुआ है, रिक्रूटमेंट्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट से ऑब्जर्वेशंस वगैरह किए गए हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपा जाता है, एक मेमोरेंडम वहां पर दिया जाता है। अगर कमीशन के रिकमेंडेशन को, एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो वहां पर हमें रीजंस बताने पड़ेंगे ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे, किस वजह से रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किए गए, क्या कुछ पर्पस है कि यूपीएससी द्वारा दिया गया एडवाइस यहाँ पर माना नहीं गया, रिपोर्ट्स को क्यों नहीं प्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ पर आंसरेबल है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे। तो दिस इज वन सच रीजन व्हाई दीज पब्लिक सर्विस कमीशंस आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। अब आइए स्टेट में थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सेंटर के बारे में हमने डिस्कस किया, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वही काम करते हैं जो सेंटर में यूपीएससी करता है। पावर्स ऑलमोस्ट ऑल सेम ही दिए गए हैं। स्टेट मिशनरी के चलने के लिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी चलने के लिए जो कुछ भी रिक्रूटमेंट चाहिए, चाहे वो ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, ग्रुप 3, ग्रुप डी, ऐसे कई सारे रिक्रूटमेंट्स यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। और चेयरमैन हो या बाकी के भी मेंबर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट अपॉइंट करते हैं। याद रखिएगा, सेंटर हो तो वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही अगर स्टेट हो तो गवर्नर उन्हें अपॉइंट करेंगे। टर्म की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो मेंबर हो या चेयरमैन हो, यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। 6 साल का टर्म तो दोनों को दिया गया है, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट की एज स्टेट में 62 ईयर्स दी गई है। अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है तो 65 ईयर्स और 6 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। वही अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इट इज 62 ईयर्स और 6 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। रीअपॉइंटमेंट का भी सेम यहाँ पर वही केस है जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि रीअपॉइंटमेंट के लिए इनएलिजिबल है अपार्ट फ्रॉम द अपैरेटस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे हैं तो वो चेयरमैन बन सकते हैं। चेयरमैन बने या मेंबर बने, वहां से यूपीएससी में अपॉइंटमेंट हो सकता है, यूपीएससी के चेयरमैन तक पहुंच सकते हैं। बाद उसके अगर मान लो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर ही रहकर रिटायर हुए तो बाकी दूसरे जगह पर वो इनएलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। रेजिग्नेशन, बिल्कुल रेजिग्नेशन कर सकते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हो या फिर चेयरमैन, वो अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को ही सौंपेंगे। रिमेंबर दैट, इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करते हैं और रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट करने वाले गवर्नर है। लेकिन रिमूवल और सस्पेंशन का मामला थोड़ा बहुत डिफरेंट है यहाँ पर। देखिए, अगर रिमूव करना हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रिमूव करेंगे। सस्पेंड करना, चेयरमैन हो या फिर मेंबर्स, वो गवर्नर कर सकते हैं, रेफरेंस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ही देगा। लेकिन रिमूवल के पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही दिए गए हैं। तो ये एक यूनिक सी चीज हमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में देखने को मिलती है और कंडीशंस वही है। इंसॉल्वेंट अभी हमने डिक्लेयर किया, अगर फिजिकली या मेंटली अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें फिट डीम नहीं करते तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है। ऐसी कई सारी चीजें सेम जो है वो यहाँ पर भी कंडीशंस सेम रखी गई हैं। सो these were the things about स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पर कंडीशंस ऑफ सर्विस भी रेगुलेट करने का पावर गवर्नर को ही दिया गया है।
ठीक है। सो इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, यूपीएससी अगर है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट है तो गवर्नर यहाँ पर होंगे। और सिमिलरली रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर यहाँ पर एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद सर्विस कंडीशंस जो है उनके फॉर देयर डिसएडवांटेज उन्हें रिड्यूस नहीं किया जाएगा, जो कुछ भी डिसाइड किए गए उन्हीं को फॉलो करेंगे। एक्सपेंसेस का मामला अगर हम देखें, सेंटर में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट में जो कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्मूथ फंक्शनिंग इसका जरूरी है, चाहे वो स्टाफ के सैलरीज हो, पेंशन्स हो, जो कुछ भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का खर्चा वगैरह, ये सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ही आता है। कई सारे हाई प्रोफाइल जॉब्स ग्रुप 1 की जब आप नोटिफिकेशन की बात करें तो यू विल फाइंड पोजीशंस लाइक डिप्यूटी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार एक्सेट्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी में, तो ऐसे रिक्रूटमेंट्स भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही करता है। रिपोर्ट सबमिशन की अगर मैं बात करूं तो एनुअल रिपोर्ट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर को प्रोवाइड करते हैं, और इंडीड ये मेमोरेंडम ले जाकर गवर्नर जो है एक्सप्लेन करते हैं कि किस लिए एडवाइजर्स दिए गए हैं, किस लिए एडवाइजर्स को फॉलो नहीं किया गया, या फिर अगर रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक सा रीजन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के आगे आपको ले जाकर रखना पड़ेगा। मान लो अगर एपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर तमिलनाडु स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, अगर वो एनुअली ले जाकर अपना रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं गवर्नर को, अगर रिकमेंडेशन उस सरकार फॉलो नहीं कर रही है तो स्टेट लेजिस्लेचर के आगे उन्हें एक मेमोरेंडम प्रोवाइड करना पड़ेगा कि किस लिए एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं एडवाइजर्स एक्सेट्रा। फंक्शंस दोनों के ऑलमोस्ट ऑल सेम ही मैं कहूँगा, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। एग्जामिनेशन कंडक्ट करना हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, तो ये ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और अगर दो स्टेट्स के लिए जॉइंट करके एक पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया है तो वहाँ पर भी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वहाँ पर भी एग्जाम्स का कंडक्ट करना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तभी तो इन्हें वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया भी कहा जाता है कि मेरिट के बेसिस पर यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स वगैरह किए जाते हैं। यूपीएससी की बात है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई भी एक्सपर्टाइज से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करनी हो, एक्सपर्टाइज से रिलेटेड सर्विस की रिक्रूटमेंट अगर करनी हो, चाहे वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर स्टेट का, वहाँ पर यूपीएससी उन्हें ज़रूर असिस्ट करेंगे कि भाई कैंडिडेट्स का क्वालिफिकेशन, पोजीशंस क्या कुछ होना चाहिए, किस तरीके से आप रिक्रूटमेंट वगैरह के चीज़ें जो है वो फॉलो कर सकते हैं। कंसल्टेशन विद द पब्लिक सर्विस कमीशंस, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट जरूर करेंगे सरकारें। अगर सेंटर में है तो यूपीएससी, स्टेट में है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कि भाई ये सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट्स कैसे करेंगे, सिविल पोस्ट से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स कैसे होंगे, और अगर प्रमोशन, ट्रांसफर्स वगैरह, एक जगह से दूसरी जगह सर्विस चेंज वगैरह करना हो, या फिर डिपार्टमेंट वगैरह, सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, वो भी दरअसल यही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ही यहाँ पर हम कंसल्टेशंस करेंगे। सभी डिसिप्लिनरी मैटर्स, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, क्या कुछ प्लीनरी एक्शंस उनके खिलाफ लिया जा सकता है, खासकर जो पर्सन्स सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सर्व कर रहे हैं उनके बारे में भी यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही बताएगा। और ये ड्यूटी भी यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन पर रखी गई है कि कोई भी मैटर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ द स्टेट उन्हें सौंपते हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन वाले कंपलसरी अपना एडवाइस जो है वो टेंडर जरूर करेंगे। तो ये थी चंद बातें आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जाननी थी। आई होप कि पूरे जो आपके डाउट्स और क्लैरिफिकेशंस हैं, डाउट्स और जो डिलेमास हैं वो पूरे क्लैरिफाई हो चुके होंगे। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।